पॉलिसी मेकर्स भी आज हमारे दरमियान हैं, जो मिनिस्टर्स की शक्ल में यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। आइंदा दूसरे राज्य के शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आएंगे और आप तमाम एजुकेशनिस्ट की शक्ल में वो तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो उन पॉलिसीज पर जमीन पर उतारते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। दरअसल खबरें अभी तक ने सोचा ये कि क्या कोई हर्डल भी बीच में होता है, क्या कोई चुनौती भी बीच में होती है कि पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसीज को ठीक तरीके से जमीन पर उतार नहीं पाते, और क्या तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उन तमाम पॉलिसीज को एडप्ट करने में कोई दिक्कत महसूस करती हैं, उनके रास्ते में कोई रोड़ अटकता है। इन सब चीजों का जवाब ढूंढने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज एक बेहतरीन कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। खबरें अभी तक के इस बेहतरीन मंच के जरिए हम पॉलिसी मेकर्स को और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने वालों को एक साथ आज आपके सामने तशरीफ फरमा कर रहे हैं, और अपने इन चर्चाओं के जरिए हम कोशिश ये करेंगे कि क्या वाकई कुछ दिक्कतें आती हैं जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम तालीम की बात करते हैं। तो मैं अपने खास मेहमानों को इनवाइट करूंगी, और इससे पहले आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से कि जितने भी एजुकेशनिस्ट, इंग्लिश में, अंग्रेजी में एजुकेशनिस्ट कहा जाता है आप लोगों को, आप वाइस चांसलर्स की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, आप स्कूल के डायरेक्टर्स की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल्स की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, आप टीचर्स की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। तो आप तमाम एजुकेशनिस्ट, हिंदी में कहें तो शिक्षाविद, उर्दू में कहें तो दानिश्वर, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको दिल से सलाम है, दिल से सल्यूट है खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से कि हम जानते हैं कि आज जब एक संस्था इस रूप में आपके सामने है तो उसके लिए कितने पेन लिए गए होंगे। मैं कहना चाहती हूँ आप सबको कि ये जो जिंदा दिली की रसूख की दौलत हमने पाई है, ये आप सबके लिए है, जो जितने भी शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जिंदा दिली की रसूख की दौलत हमने पाई है, इतनी आला शख्सियत हमने यूं ही नहीं पाई है। कई मर्तबा लुटे हैं, कई मर्तबा टूटे हैं हमने कई बार हम होने की कीमत चुकाई है। और बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं दावत देना चाहूंगी अपने एडिटर जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहब को, और इसी के साथ अपने दो खास मेहमानान को मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। जनाब राज नेहरू साहब वाइस चांसलर हैं विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के, अपने आप में एक अनोखी यूनिवर्सिटी है। जनाब राज नेहरू साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और जनाब हरीश शर्मा जी वाइस चांसलर हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के। हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी साहब आपके साथ इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और फिर एक बार कोशिश करेंगे कि दरअसल क्यों हमें ये जरूरत महसूस हुई कि एक एडू कॉन्क्लेव लाया जाए आज इस कार्यक्रम की सूरत में। नासिर साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया मुमताज, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक के इस मंच पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम फिर से शुरुआत करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर हरीश शर्मा जी हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और डॉक्टर राज नेहरू जी हैं, देश की पहली यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरीश जी, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। शिक्षा को लेकर हमारे देश में हमेशा बात हुई है। हमारे देश में जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई बात होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, इन मुद्दों को लेकर हमेशा बात हुई है। इस वक्त किस तरह की चुनौतियां हमारी प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में या फिर हायर एजुकेशन में आपको नजर आ रही हैं, और उसको लेकर किस तरह के काम इस वक्त नजर आते हैं जिससे लगता है कि हाँ, आने वाला वक्त बहुत बेहतर साबित होने वाला है? शुक्रिया नासिर जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ खबरें अभी तक चैनल को कि आपने ये एक प्लेटफॉर्म आज दिया जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। बहुत रेयर है न्यूज़ चैनल्स के लिए कि जहाँ पे हमने देखा है कि इस तरीके की डिस्कशन हो रही है। देखिए, बात की जाती है कि इंडिया जो है ये एक यंग कंट्री है, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन मतलब यंग है। तो शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हमारा जो यूथ है उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसी से देश की दशा, आगे दिशा जो है वो डिसाइड होगी। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो एंशिएंट
यूनिवर्सिटीज़ रही जहाँ पे लोग बाहर से पढ़ने आते थे। बीच में ब्रिटिश टाइम में शिक्षा का कुछ हम कहें कि नुकसान हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं, जो एक शिक्षाविद होने के नाते हम सोचते थे कि भी ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके अंदर एड्रेस किया गया है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस तरीके से होगी, सबसे पहला चैलेंज तो अवेयरनेस है कि जो सुझाव उसके अंदर दिए गए हैं वो भी मासेस तक पहुँचे हैं, कितना लोग उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स की बात नहीं है, मैं इवन एम्प्लॉयर्स की भी बात अगर करूं तो वो भी शायद अभी पूरे सुझावों को, उनकी क्या इम्प्लीकेशन है, उसको किस तरीके से आगे लागू करना है, तो ये एक मेजर चैलेंज मेरे को नज़र आता है इसमें। इम्प्लीमेंटेशन का एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। डॉक्टर राज नेहरू साहब, स्किल की अगर बात की जाए, हुनर हमारे देश में है, अपने अपने हुनर से लोगों ने बहुत कुछ बड़ा किया है, लेकिन उसको शिक्षा के साथ जोड़ने की जो कोशिश हुई यूनिवर्सिटी के रूप में, कॉलेजेस के रूप में, उसमें देरी हो गई काफी। आप ठीक कह रहे हो। पिछले कुछ दशकों में जो हमारा जो फोकस रहा है, जैसे पिछली जो शिक्षा नीति थी, इस वाली शिक्षा नीति से पहले वाली, उसमें ज्यादातर फोकस था राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा सब तक पहुंचे। और उस मामले में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति भी की, परंतु शिक्षा सब तक पहुंचने के साथ साथ किस प्रकार की शिक्षा सब तक पहुंचे, ये एक मुद्दा हमारे सामने खड़ा हुआ, जिसका परिणाम ये निकला कि जिस गति से मार्केट ने, टेक्नोलॉजी ने, ऑटोमेशन ने ग्रोथ ली, उस गति से शिक्षा ने उसके साथ अपनी अलाइनमेंट बना नहीं पाए। और जिसका परिणाम ये निकला कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं निकलते थे। तो ये जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, इसमें जो बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिले, उसमें से एक बदलाव है कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पूरी शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाए। अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा टेक्टोनिकल शिफ्ट शिक्षा में आया, वो आया 10+2 को ब्रेक करके 5+3+3+4 के मॉडल को इंट्रोड्यूस करना। और इस 5+3+3+4 के मॉडल में सबसे बड़ी जो इंट्रोडक्शन है, बिसाइड्स अदर एरियाज, वो है अलाइनमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन राइट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स। और 8वीं कक्षा के बाद जब बच्चा 9वीं 10वीं में जाता है तो वहां पे उसको मल्टीपल डायमेंशंस की शिक्षा देना, यानी अगर आप नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन देखेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी जो है वो ब्रेड्थ एंड विड्थ दोनों को फोकस किया गया, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। जो पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को लास्ट प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को इक्वल लेवल पर लाने का पॉलिसी ने फोकस किया है। उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भारत में बहुत जबरदस्त पड़ेगा। डॉक्टर हरीशी, जब भी पैमाना होता है शिक्षा को मापने का, तो रैंकिंग बड़ा उसका मैटर करता है। एक्रेडिटेशन की बात की जाए, हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें अपने देश में तो लगातार मेहनत हो रही है, बेहतर करने की कोशिश हो रही है, कुछ बेहतरी आ भी रही है। लेकिन हम जब ये देखते हैं, जब दुनिया से हम अपने यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि कभी हमारी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में ही नहीं है, 200 में भी नहीं है, कई बार तो 300 में भी नहीं है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं और किस तरह से इसमें सुधार की गुंजाइशें हैं? देखिए, आज के दिन में अगर हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 के आसपास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पार्टिसिपेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो उन रैंकिंग के अंदर अपना डाटा भी सबमिट नहीं करते।
दूसरी चीज अगर मैं इसका मानूं तो एक को पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो रैंकिंग होती है, अलग अलग रैंकिंग के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहले वो समझना होगा कि उस पर्टिकुलर रैंकिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपको जो नीति है आपकी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी, और फिर आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ये समझने पड़ेंगे कि आप कहाँ पे आप बेटर कर रहे हैं और कहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक किस तरीके से फोकस करके उस एरिया को इम्प्रूव करना है। जैसे आपने अभी रैंकिंग की बात करी, अभी 2 दिन पहले टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया अपना वर्षन जो निकाला उसका रैंकिंग का, तो ये था कि इंडिया की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टॉप 50 में थी, और 200 के अंदर शायद सिर्फ 18 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसमें आई हैं। टोटल इंडिया की 75 यूनिवर्सिटीज़ इसमें हुई। तो मतलब इतना नहीं है कि जो बहुत मुश्किल है उसके अंदर एंटर करना। उसमें जो पैरामीटर्स हैं, अगर मैं उसमें स्पेसिफिकली बात करूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे लैग कर रही हैं, मैंने जो उसमें रिसर्च करी है वहाँ पे एक जो इंटरनेशनलाइजेशन का है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, जिसके अंदर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं आपके कैंपस के अंदर, इंटरनेशनल टीचर्स अभी नहीं हैं, तो आप मोबिलिटी की आप बात करेंगे कि बाहर से आपके पास टीचर्स आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, आपके स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, जिसे हम इनबाउंड और आउटबाउंड मोबिलिटी की हम बात करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो अभी मिसिंग हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बाय एंड लार्ज। दूसरी चीज रिसर्च के ऊपर जो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, इन पब्लिकेशंस के ऊपर जोर दिया जाता है, साइटेशंस पे जोर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको स्पेसिफिकली ये अनाउंस करना पड़ेगा अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को कि भी आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसको आप इन स्पेसिफिक सेट ऑफ जर्नल्स के अंदर ही आप उनको कम्युनिकेट करें। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने बताई हैं कि वे जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगी। डॉक्टर राज नेहरू, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार की कोशिशें इस दिशा में किस तरह की नज़र आती हैं? सरकारी यूनिवर्सिटियों की अगर हम बात करें या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो कितना बेहतर कर सकती हैं? देखिए, पहले तो जो हम रेटिंग रैंकिंग की जब बात करते हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस पर्सपेक्टिव से हम आज रेटिंग रैंकिंग देख रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस के साथ, उस पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा कि जिन कंट्रीज़ में, जिन यूनिवर्सिटीज़ से हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, उन कंट्रीज़ में उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उन कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन कंट्रीज़ का जो फोकस है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका जो एक माइंडसेट है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एजुकेशन टू सर्टन रेलेवेंट आउटकम्स, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने अपना ग्रूम किया हुआ है। उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बड़ी छोटी होती है। आप किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ की आप बात करोगे, जब आप उनकी रैंकिंग से कंपेयर करोगे, छोटे कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ एक स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी पूरी उनकी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन होती है। पर कैपिटा इनकम अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का देखोगे, 75,000 $80,000 की पर कैपिटा इनकम है। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,000 की है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हर एक संस्थान के ऊपर पड़ता है, जिसमें शैक्षिक संस्थान भी होते हैं, कि आपके पास कितना रिसोर्स, कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी है। इसमें यह भी है कि अभी हमें अपने जीडीपी का हिस्सा और बढ़ाना होगा। एक रिसर्च की करीब 6% तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो 6% ऑफ जीडीपी ऑन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन कहा है, लेकिन अगर हम आज भी देखें, हम लोग मुश्किल से 0.5, 0.7, 0.8% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं। कितने ही हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जहां पे सैंक्शन पोस्ट सरकारी संस्थानों में आज भी 50% के सैंक्शन पोस्ट के ऊपर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर
जो आज 10 साल पहले या 15 साल पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर लगा है, जबकि दुनिया 20 साल आगे निकल चुकी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका है वो बढ़ा नहीं पाए हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा रूरल, अर्बन और ट्राइबल, हमारा जो पिछले 10-50 सालों से जिस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था रही है और उस शैक्षिक व्यवस्था से जो बच्चे निकलकर आ रहे हैं वो इतने एक्सप्लोरेटरी नहीं है, इतने इनोवेटिव नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मॉडल ही वैसा था। हमारा फोकस था कि राइट टू एजुकेशन, सब कुछ शिक्षा, बेसिक शिक्षा मिल जाए। परंतु अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन ईसीसी पे फोकस है, उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस है, उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन का फोकस है, एक स्ट्रक्चर्ड फोकस सरकार इस क्षेत्र में लाएगी, इस लेवल ऑफ एजुकेशन पे ला रही है, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे वो बच्चे बेटर इक्विप्ड होंगे टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो बेटर इक्विप्ड होंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में, वो बेटर इक्विप्ड होंगे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट हमारे जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, चाहे वो रिसर्च बेस्ड आउटकम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी के आउटकम्स हैं, उस पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमें हर चीज को इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग से मैप नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए भी लोग इसलिए भी देखते हैं ना, जब हम बात करते हैं दुनिया में हर एक चीज में, आज हम अपने आप को विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं और उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है, तो फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को जब इस तरह की बातें आती हैं कि हम उनसे कंपेयर इस हिसाब से नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर सवाल हमें दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। पिछले 10 साल में भारत के अंदर 800 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं। आज भी, मैं पहले कॉर्पोरेट में रहा हूं 25 साल, मैंने आईबीएम में काम किया है, श्नाइडर में काम किया है। जब हम दुनिया भर में घूमते थे, किसी भी बहुत सारी कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज होते थे, मैं जाता था, 90% टाइम जब आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, आपको 90% टाइम किसी R&D सेल को हेड करने वाला, किसी कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड आपको भारतीय मिलेगा। और ये वो भारतीय हैं जिन्होंने यूएस या यूके में स्टडी नहीं की है, जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा ली और उसके बाद यहां से माइग्रेट होके इन कंपनीज के सेंटर्स को हैंडल कर रही है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, क्योंकि वीजा के ऊपर बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस दुनिया भर में लगी, तो उसके कारण से वो अपने यहां भारतीयों को आप ज्यादा नहीं बुला पाते, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने रिसर्च सेंटर्स को भारत में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। भारत में पिछले 10 साल में लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा जो युवा हैं, जो एजुकेटेड युवा हैं, वो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में काम कर रहे हैं। एक मजे की बात और बताता हूं आपको, जितने भी पेटेंट इन R&D सेंटर्स में फाइल होते हैं, और अगर आप उन पेटेंट्स को, जो पेटेंट उनकी मदर कंपनी में, यूएस में, यूके में, वहां जो पेटेंट फाइल होता है, दोनों पेटेंट्स में अगर उनकी फॉरवर्ड साइटेशंस देखेंगे तो भारत से फाइल किया हुआ पेटेंट इन संस्थानों में, इन R&D सेंटर्स में, is as good as the forward citations of the patents filed in their mother company. So what I am trying to tell you, comparison on ranking is not the only way to see we are ahead of them. There are other indicators also which tell how India is actually going and growing ahead. हमारी complexities देश की 130 billion population है. It is one of the largest complex nation. उसके बावजूद भी we are steering ahead. We are cracking certain issues. We are becoming global leaders in many areas. Today, technology is one area where no one is matching us. IT is one area which we are exporting to the entire world. $800 billion की हमने ये मार्केट बनाई है, भारत के लोगों ने ही बनाई है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन जिस प्रकार से शिक्षा नीति में बदलाव लाए गए हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी शिक्षा के अंदर लाई गई है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स कहीं आ रही हैं, उसके ऊपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं नई शिक्षा नीति तो रेगुलेशन फ्री बन रही है। नई शिक्षा नीति कहती है सेल्फ रेगुलेटेड मॉडल में इंस्टीट्यूशंस को चलना चाहिए। नई शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट के मॉडल्स बनाए गए हैं। मुझे लगता है नई शिक्षा नीति का जो परिणाम है
वो हमें इमीडिएटली नहीं दिखेगा। अगले 10 से 20 वर्षों में भारत की जो कैपेबिलिटी है, यानी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पंच प्राण में कि वी हैव टू बिकम डेवलप्ड नेशन, वन पंच प्राण इज डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशन तो आप एक दिन में नहीं बनोगे। आज आपकी जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर या 4 ट्रिलियन डॉलर की है, आपको उस कंट्री से मैच करना है जिसकी 20 ट्रिलियन डॉलर है, और अगले 10 साल 20 साल में वो भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको उसको मैच करने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये टेक्टोनिकल शिफ्ट लेके आई है। और मुझे लगता है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने चाहिए, भारत को अपनी स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए जिनसे हमें अपने आप को मैच करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरीश, बहुत तेजी से हम बदलाव देख रहे हैं दुनिया में, हर चीज को आसान बनाने की कोशिश हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टर्म आई है, शिक्षा के क्षेत्र में आप इसको कितना अहम मानते हैं? इससे फायदा क्या है, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? चैट जीपीटी की बात करूं और भी बहुत सारी चीजें। नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसने एडवांस करना है, उसके साथ कुछ पॉजिटिव भी आता है और कुछ ना कुछ उस साथ में चैलेंजेस भी आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आज के दिन में बहुत पॉपुलर हो रहा है। और अभी इससे पहले पैनल में डिस्कस हो रहा था कि बच्चे असाइनमेंट्स जो हैं वो चैट जीपीटी से सबमिट करते हैं। तो एक शिक्षक के लिए एक ये चैलेंज बन गया कि अब मैं उस बच्चे की नॉलेज को, उसकी लर्निंग को कैसे इवेल्युएट करूं। तो एक तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आपको देती है कि आप प्लेगरिज्म आप उनका चेक करें कि भी ये जो है ओरिजिनल है, उसने सबमिट किया है, या ये प्लेगराइज्ड वर्क है। चलिए, मैं कहता हूँ कि वो शायद उसकी असेस हर किसी के पास नहीं है। तो मैं एज अ टीचर उसका जो सॉल्यूशन सोचता था, जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो मैंने किसी को असाइनमेंट दी, तो मैं कहता था कि भी आप आओ और इसको एक बार सेमिनार की फॉर्म में आप प्रेजेंट करो। उसने कहीं से भी नॉलेज गेन करी है, लेकिन जब उसको पता है कि मेरे को जाके अगले दिन क्लास के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पर्पस जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। बच्चा कहीं से लर्निंग कर रहा है, हमारा भी उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है कि बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। वो किसी टूल से करे, स्वयं करे, या बुक से करे, या टीचर से करे, या अपने साथी से समझ के करे, अल्टीमेटली अगर वो सीख रहा है तो हमारा उद्देश्य जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से हमें उसको शिक्षा में वेलकम करना चाहिए, इसको कोई खतरा समझ के नहीं चलना चाहिए। जैसा कि आजकल एक जनरल पर्सपेक्टिव हो रहा है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों का लर्निंग लेवल नीचे चला जाएगा, शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी टीचर्स के लिए भी। टीचर्स के लिए चैलेंज ये होगा कि भी आप उसको इवेल्युएट कैसे कर रहे हो। मैंने एक रिपोर्ट अभी पीछे पढ़ी थी कि चैट जीपीटी के ऊपर उन्होंने जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को पुट किया और स्कोर देखा कि कितना आ रहा है। तो शायद जो मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि उसकी रिपोर्ट का क्या था, लेकिन वो स्कोर जो है वो नहीं कर पाया। तो डिपेंड क्या किया कि आपने क्वेश्चन कैसा बच्चे को पुट किया। तो अगर टीचर्स अपने क्वेश्चन पेपर्स को, अपने क्वेश्चंस को इस हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं कि जहां पे बच्चे का एक्चुअल लर्निंग लेवल आप चेक कर रहे हैं कि उसने एक उसको एनालिटिकली उस चीज को समझा है या नहीं समझा है, आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में अगर उसको दिया है, तो मेरे ख्याल से फिर कोई चैलेंज नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। अब एक कोशिश और हो रही है हमारे देश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने की। कुछ राज्यों में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में भी इसको लेकर कोशिशें चली और आने वाले वक्त में हो सकता है कि देश के और भी राज्यों में हम ये देख पाएं। आप इसको किस तरह से मानते हैं? एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कितने फायदेमंद सिद्ध होगी, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे? देखिए, कोई भी जो सुझाव दिया जाता है उसके पीछे की स्पिरिट जो है वो समझना जरूरी होता है। तो डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें, मैं फर्स्ट टाइम जब जापान में गया था तो हमने देखा कि वहां पे रिसर्च पेपर्स भी जो हैं वो जापानीज के अंदर लोग लिखते हैं, क्यों अल्टीमेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपने। तो आप कहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नॉलेज है वो कन्वे हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसलिए जो शिक्षा नीति में एक मल्टीलिंगुअलिज्म और आपकी जो
आपकी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर अगर फोकस दिया गया है तो उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को एक लैंग्वेज जो है वो बैरियर ना रहे उसको समझने के लिए। तो MBBS के अंदर अगर वो बच्चा अच्छा समझता है और उसको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर पाता है तो डेफिनेटली वेलकम स्टेप है। लेकिन चैलेंज ये है कि उसके लिए कोर्स मटेरियल, उसके लिए बुक्स अवेलेबल है या नहीं, पढ़ाने के लिए टीचर्स इक्विप्ड हैं या नहीं, वो एक चैलेंज है जिसके लिए जैसा हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को आने के लिए। डॉक्टर राज नेहरू, आपके यहाँ से श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम RPL प्रोग्राम, वो क्या है और उसको प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी में लागू करने की दिशा में बात हो रही थी, किस तरह की कोशिशें हैं? RPL प्रोग्राम था कोई आपका? जी। RPL का अर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन। एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कैलकुलेट होता है ये 18 से 23 साल की उम्र के जो लोग हैं उन पॉपुलेशन के नंबर्स पे कैलकुलेट होता है। अब भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आज वो लगभग 28-29-30% के आसपास। जी। हमारी जो 18 से 23 साल की उम्र है, उम्र में लोग हैं, वो है 140 मिलियन। जी। तो अगर हम देखें 29-30% के हिसाब से तो लगभग 30 से 35 मिलियन ही हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड है। इसका मतलब लगभग 100 मिलियन लोग हायर एजुकेशन में नहीं। थोड़ा माइक। इस 100 मिलियन में से भी हमने जब एनालाइज किया तो देखा 50% लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, या तो वो 12th हैं या इक्विवेलेंट टू 12th हैं, जो एलिजिबल हैं टू बी इन हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन में नहीं है। दे हैव एंटर्ड इनटू द लेबर मार्केट। तो ये जो 100 मिलियन पॉपुलेशन निरंतर रूप से लेबर मार्केट में अनएजुकेटेड जा रही है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स में चली जाती है और समय के साथ वो लेबर मार्केट में किसी न किसी जॉब रोल में अपना अनुभव अचीव कर लेती है। लेकिन अनुभव तो अचीव कर लेती है, लेकिन उनके पास उस अनुभव की सर्टिफिकेशन नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेल सेलर है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइनर है, कोई टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, उन्होंने इस फील्ड में तो एक्सपीरियंस ले लिया लेकिन उनके पास इस फील्ड की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस कारण से समाज में एक डिवीजन हो गया है कि जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन की सर्टिफिकेट है वही एजुकेटेड है और जिसके पास अनुभव है वो एजुकेटेड नहीं है। तो हमने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर हमने सरकार को भी ये प्रस्ताव दिया। हरियाणा सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वागत किया और उसको नोटिफाई किया। हमने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन एंड इन जनरल एजुकेशन, जनरल एरियाज, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इसके बारे में कहा, ताकि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को और जिनके पास अनुभव है उनके अनुभव को भी माप के, आंक के, असेस करके उनको भी सर्टिफाई करें, ताकि वो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है अर्निंग की, लाइवलीहुड का भी एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप ऐसे अनुभवी लोगों को असेस नहीं करेंगे और अपस्किल नहीं करेंगे तो उनकी भी अर्निंग्स एक पॉइंट पे जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए RPL को भारत में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जहां इतनी डाइवर्सिटी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है, इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हरीश जी, इंडस्ट्री को एजुकेशन के साथ जोड़ने पर बहुत सारी कोशिशें होती हैं कि हमारे यहाँ से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकलें और वो वहाँ पर तुरंत जॉब पाएं, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता न हो। इससे पहले हुआ करती थी। तो ये भी एक बड़ी वजह आप मान रहे हैं कि इंडस्ट्री का जुड़ जाना बेहतरी ला सकता है इस क्षेत्र में? बहुत जरूरी है जी। और अभी हम किस मुकाम पर खड़े हुए, अभी हमारी पोजीशन क्या है इस सिलसिले में? नहीं, अभी अगर मैं कहूँ तो इसमें बहुत गैप है। इंडस्ट्री और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अभी मैं कहूँ लार्जली अगर ब्रॉडर टर्म में देखूँ तो वो साइलोस में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है लार्जली इंस्टीट्यूशंस को क्लियर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जो पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अहम सवाल हो जाता है। डॉक्टर साहब खुद वोकेशनल एजुकेशन जो उसमें है वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है, तो ये बेटर इसको मेरे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मैं लार्जली अपना बताता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव जो है कि बच्चे के लिए
अगर वो जब यूनिवर्सिटी में आता है तो एक एस्पिरेशन के साथ आता है कि मैं इस शिक्षा के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। हालांकि आज के दिन में भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए सोचते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहती है कि बच्चा जॉब सीकर ना बने, वो जॉब क्रिएटर बने। दोनों ही केसेस में उसको एक मार्केट सिनेरियो समझ में आना वो बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि किन स्किल्स की अल्टीमेटली इस टाइम पे मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार करें। तो इस वजह से जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बात करूं तो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। बॉश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसका इंडस्ट्री ने अपना एक लैब हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो बच्चे के पास जिसका एक इंटरेस्ट है कि उसने अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, तो वो वहाँ पे कैंपस के अंदर रहते हुए वो उस लैब में जाके एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकता है, उससे रेलेवेंट जो नॉलेज है वो ले सकता है, जो कि एक उसके करिकुलम से अलग से है कि जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है वो तो पढ़ेगा, एक एज अ वैल्यू एडेड कोर्स वो इसको लेके अपनी स्किल की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटी के अंदर। एक शिक्षा नीति के अंदर जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस की बात अगर कर रहे हैं तो ये उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास अलग अलग तरह की फैकल्टीज और अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज एक कैंपस पे अवेलेबल हो, जो बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसे किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों। तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझना, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडस्ट्री के साथ एक रेगुलर डायलॉग जो करना कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, बच्चे के लिए ट्रेनिंग किस तरीके की हो। आप इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप अपने कैंपस में बुलाएं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो बीच में बेशक इंटर्नशिप के लिए या अपने विजिट्स के लिए वो इंडस्ट्री के साथ एक जाएं। वहाँ का एक विजिट करने से ही बच्चे को एक पर्सपेक्टिव समझ आता है कि जहाँ मेरे को अल्टीमेटली जब ये जो किस तरीके की रिक्वायरमेंट उनकी है, किस तरीके का स्किल सेट उसको चाहिए, तो वो वापस आके कैंपस में उस तरीके की शिक्षा अपनी ग्रहण कर सके। डॉक्टर राज नेहरू, इस पर आपका क्या कहना है? और हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो लगातार पीएम मोदी भी बात करते रहे, सरकार भी कर रही है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है। हालांकि अभी और भी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत होगी, कॉलेजेस की ज़रूरत होगी इस तरह के, लेकिन क्या इसका फ़ायदा अब नज़र आने लगा है और बेहतर तरीके से फ़ायदा कब नज़र आने लगेगा? देखिए, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारा मार्केट है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का एरिया है, इस एरिया में पिछले 10 सालों में बहुत ज़बरदस्त वेलोसिटी ऑफ चेंज हैज़ बीन फिनोमिनली वेरी हाई। और उस वेलोसिटी ऑफ चेंज के कारण से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन हो रही है, काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं। अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, अभी हफ्ता भर पहले ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि आने वाले दिनों में, जैसे आज हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं, अगर आपको अपना ब्लड टेस्ट करना है तो आपको डायग्नोस्टिक लैब में अपना ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। अगर आपको आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको लिवर का अलग, लंग्स का अलग, इस प्रकार से आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, आपको अलग डायग्नोस्टिक सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो आपको अलग से स्कैनिंग मशीन में जाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही कि आने वाले दिनों में गूगल ऐसे चीज पे काम कर रहा है जहां आईज की स्कैन करके आपके आई को अगर स्कैन किया जाए तो टेक्नोलॉजी उस लेवल पर वो ले गए हैं कि आपको बिना ब्लड का सैंपल दिए, बिना आपको डायग्नोस्टिक लैब में जाए, वो आई स्कैन करके आपको वो 5 या 6 तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। अब देखिए, हम पहले लीनियर एजुकेशन में जाते थे कि इस डिसिप्लिन में हमें पढ़ना है तो हमें इस डिसिप्लिन में स्पेशलाइज करना है, इस डिसिप्लिन में पढ़ना है तो हमें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर इंजीनियर जाएगा। बिल्कुल, वक्त बदल गया है। आज अगर आप समय देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना कम एडमिशन अब हो रहा है और समय बदल रहा है कि इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग
कैसे आज बच्चों को ऑफर की जाए, जिसमें माइक्रो क्रेडेंशियल्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हों। जैसे मैकेट्रॉनिक्स एक नया फील्ड आया जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, चारों फील्ड्स को कंबाइन करके नए युग की जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिस गति से बाहर बदलाव हो रहा है, क्या शैक्षिक संस्थान उस बदलाव को मैनेज करने के लिए अपने अंदर भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर उस गति से वो अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जिसने अपने आप को बदला और बदलाव के साथ अपने संस्थान को आगे लिया, वो संस्थान सरवाइव करेंगे। जिसको हम बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं कहूंगा सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। जो संस्थान स्मार्टली काम करेंगे, जो लोग, जो टीचर्स, जो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स एक इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस से काम करेंगे, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से काम करेंगे, वो अपने संस्थान के सर्वाइवल को भी अटेन कर पाएंगे और उस संस्थान की क्रेडिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में भी काम कर पाएंगे। इसलिए जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट शैक्षिक संस्थानों के अंदर यह आना चाहिए, दे नीड टू हैव एन आउटवर्ड आउटलुक। क्या बदल रहा है बाहर? मेरा टीचर आज कैंपस में पूरा साल निकालता है। तो डॉक्टर साहब, बाहर तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। हमारी एक पॉलिसी होती है, नई शिक्षा नीति का है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, नई शिक्षा नीति के नाम से उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो उसके ज़रिए भी कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं, या उसका एक प्रोसेस उसको और थोड़ा तेज करना पड़ेगा? इसके अलावा और नई कोशिशें करनी पड़ेंगी? आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें हो सकता है इंडस्ट्री के साथ और जो बदलाव हो रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, आज मुझे अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स डिजाइन करना है। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ट्रेडिशनल सिलेबस भी हो सकता है जो हम सिलेबस पढ़ाते थे, लेकिन आज इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए? क्या उसके पास पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए? क्या वो कोडिंग कर सकता है? क्या वो डीप लर्निंग एनालिटिक्स कर सकता है? आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो क्या आज शैक्षिक संस्थान की फैकल्टी पहले उद्योग की रिक्वायरमेंट फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर समझने के लिए उद्योग में जाती है और वहां से उस नीड को समझकर अपने वापस शैक्षिक संस्थान में अपने प्रोग्राम के डिजाइन करती है? नंबर एक जी। नंबर दो, अब डिजाइन करने के बाद किस प्रकार का करिकुलम वो डेवलप करती है? क्योंकि करिकुलम तो एक ओवरऑल होलिस्टिक एक्सपीरियंस देना है एक स्टूडेंट को, केवल सिलेबस के टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाने हैं, उसका अनुभव भी क्रिएट करना है जिससे उसकी कैपेसिटी उस पर्पस को मीट करे जो पर्पस मैं बाहर मार्केट में देख के आया हूं। दूसरी बात ये, करिकुलम डिजाइन कैसा होगा? तीसरी बात ये, करिकुलम को डिलीवर करने की जो पेडागॉजी होगी वो टीचर ने करनी है। तो क्या टीचर ने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया कि मैं उस लेवल के आउटकम को अचीव करने के लिए करिकुलम में इस प्रकार की पेडागॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगी? और चौथा, आपका रूब्रिक्स, आपके असेसमेंट्स, आप उसी पूरे करिकुलम को जो आपने डिलीवर किया उसको आप नए सिस्टम में असेस कर रहे हैं कि नहीं, या आज भी आप रोट लर्निंग को असेस कर रहे हैं, रोट टीचिंग को असेस कर रहे हैं? तो जब तक लर्निंग अप्लाइड फॉर्म में असेस नहीं होगी, हमें यही नहीं पता लगेगा। अब एक जगह मैं भी कुछ दिन पहले गया था, वहां शादी का माहौल था, अचानक लाइट चली गई और वो बोलने लगे, अरे विकी को बुलाओ। तो विकी आया, बोला भाई विकी ये लाइट खराब हो गई, ठीक कर दे। वो स्विच बोर्ड खोलने लगा, बोला जी मुझे नहीं आती। अरे बोला यार तूने तो बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बोला बीटेक किया है लेकिन ये काम मैं नहीं करता हूं, क्योंकि बेसिक वर्क है। एक छोटा सा स्विच बोर्ड उसने ठीक करना था या एक फ्यूज ठीक करना था, बिकॉज प्रैक्टिकली दे हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड। उन्हें थ्योरेटिकल कंटेंट तो पढ़ा दिया लेकिन जो अप्लाइड कंटेंट था वो अप्लाइड कंटेंट से कभी रूबरू नहीं कराया। तो इसलिए शैक्षिक संस्थानों में बहुत परिवर्तन लाना जरूरी है। शिक्षा नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षक उस नीति को समझे और उसको अप्लाई करे। और डॉक्टर हरीश, आखिरी सवाल, और एक तो इस पर आपकी राय संक्षेप में। दूसरी बात ये कि हम जब रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं
और उच्च शिक्षा का ये पैमाना होता है, इससे अंदाजा लगाया जाता है। तो इसको हम आज किस स्थिति में अपने देश में देख रहे हैं और कितने क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है तेजी के साथ? देखिए, यूनिवर्सिटी का एक मेजर फंक्शन जो है वो है नॉलेज क्रिएशन, और उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि रिसर्च आप कर रहे हैं और अल्टीमेटली रिसर्च कम्युनिकेट कहाँ पे हो रही है, वो अब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया है। डॉक्टर साहब जो रैंकिंग के लिए कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके से आपको जो यूनिवर्सिटी का लेवल है वो डिसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ, क्योंकि एक ग्लोबल ऑडियंस जो है, एक स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, वो लार्जली आपको जो असेस करती है वो आपको आपके रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग से असेस करती है। बहुत ज़्यादा डीप शायद वो उतना नहीं सोच पाते। तो उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि स्कोपस पब्लिकेशंस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपने नॉलेज क्रिएट करी है उसको आपने एक प्रॉपर जर्नल के अंदर भेजा है। आज के दिन में असेस होता है कि कोलैबोरेशंस आपके कैसे हो रहे हैं। आप सिर्फ अपने जो कैंपस है वहीं तक आप सीमित हैं, या आपकी फैकल्टी जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ बेशक देश के अंदर ही हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है फंडिंग। तो रिसर्च जो है वो बिना फंडिंग के वो नहीं हो सकती। उसके अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्रेस करें तो फंडिंग का लेवल आप बढ़ाएं। इसके अंदर इंडस्ट्री का भी एक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से एक अच्छा प्रोडक्ट निकले, आपने बेशक अपना एक R&D सेंटर बनाया है, तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप यूनिवर्सिटीज़ को भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप फंडिंग करेंगे तो वहाँ पे बच्चे की लर्निंग होगी, फैकल्टी जो है उस तरह की रिसर्च करेगी जो अप्लाइड होगी, तो वो बेटर रिजल्ट सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरीश शर्मा जी, डॉक्टर राज नेहरू जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, और जो भी अलग अलग स्टेट्स की बातें हैं शिक्षा के हवाले से, जो भी शिक्षाविद अपने सुझाव दे रहे हैं तो उनसे वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक सार्थक चर्चा और एक बेहतरीन चर्चा। राज नेहरू जी, हरीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।